Hello everyone, a very warm welcome to ePathshala, where we can learn small things but that can make a big difference. तो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे which is emergency provisions. So the emergency provisions are contained in part 18 of the Indian Constitution. इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं. क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मेंशन किया होगा? डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम वैलिड रीजंस. So the basic reason behind the incorporation of emergency provisions in the Indian Constitution is ताकि गवर्नमेंट कोई भी ऐसे abnormal या फिर अनवांटेड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं जो कि हमारे देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए थ्रेटन क्रिएट करते हैं. और जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो देश का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जाता है. सो देयर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन. फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी मेंशन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड वन इज स्टेट इमरजेंसी मेंशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन अंडर आर्टिकल 360. सो द फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी. इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए तीन ऐसा वैलिड ग्राउंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया. पहला है वार, सेकेंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द थर्ड वन इज आर्म रिबेलियन. तो ओरिजिनली इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ थर्ड ग्राउंड, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का कोई स्पेसिफिक ऐसा सिचुएशन वो डिफाइन नहीं करता है और उसका स्कोप बहुत बड़ा है, इसीलिए उस वर्ड को रिप्लेस किया बाय द आर्म रिबेलियन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1978. ये रहा ग्राउंड्स, जो कि तीन ग्राउंड्स है और इन तीन ग्राउंड्स में ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. उसके बाद जो प्रोसीड्यूर है इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के, पहली बात तो ये है, अगर ऑन द रिकमेंडेशंस बाय द कैबिनेट प्रेसिडेंट एक बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं तो उसको एक महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना पड़ेगा. तो जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा उसी दिन से एक महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही उस डिक्लेरेशन को अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं. अदरवाइज वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. और एक बार अगर उसको अप्रूवल मिल गया तो वो एक बारी में 6 महीने तक उसे कंटिन्यू किया जा सकता है और उसको फर्दर इंडेफिनिट पीरियड तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको हर 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर ऐसा सिचुएशन होता है जब लोकसभा डिज़ोल्व हुआ है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया और उसी वक्त लोकसभा डिज़ोल्व हुआ, तो जब लोकसभा फिर से सेशन में आएगा उस दिन से एक महीने के अंदर अंदर लोकसभा को इमरजेंसी डिक्लेरेशन को अप्रूवल देना पड़ेगा. लेकिन कंडीशन ये भी है कि मीनवाइल राज्यसभा को डिक्लेरेशन को अप्रूवल देना पड़ेगा. उसके बाद जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो वैलिड ग्राउंड्स के बेसिस में ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ये कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी विल बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो भी ग्राउंड्स होगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस प्रोविज़न को सब्सिक्वेंटली डिलीट किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट इन द 1978. और इन 1980 मिनावा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हुआ है और उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो बेस है वो होली एक्सट्रानेस है या फिर इररिलेवेंट फैक्ट्स है. अगर वो वैलिड ग्राउंड्स नहीं है डिक्लेयर करने का तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. सो दिस इज़ द प्रोसीड्यूर हाउ
President of India can declare national emergency in our country to handle the abnormal situation, या फिर कोई भी अनवांटेड इमरजेंसी सिचुएशन अगर राइज होता है तो उसके बाद अगर एक बार डिक्लेयर हो जाता है इमरजेंसी तो उसको बाद में रिवोक कैसे किया जा सकता है, इसका प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो उसको किसी भी वक्त प्रेसिडेंट किसी दूसरी सब्सिक्वेंट प्रोविज़न के द्वारा उसको रिवोक कर सकते, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और 44th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि लोकसभा में अगर एक रिटेन नोटिस पास होता है बाय 1/10 मेंबर्स सपोर्ट तो उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। और देयर इज़ ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्रूवल रिजोल्यूशन एंड डिसकंटिन्यू रिजोल्यूशन। पहला डिफरेंस ये है कि जब डिक्लेरेशन को अप्रूव करना पड़ता है तो लोकसभा उसको अप्रूवल देता है विदिन 1 मंथ, लेकिन अगर उसको डिसअप्रूव करना पड़े, अगर उसको डिसकंटिन्यू करना पड़े तो उसको पार्लियामेंट का दोनों सदन का ही अप्रूवल की ज़रूरत होता है। और दूसरी डिफरेंस ये है कि एक बार अप्रूवल देने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होता है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा अप्रूवल रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, लेकिन डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होता है। एंड देन देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस और देयर आर सम कंसिक्वेंसेस आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद वहाँ कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। पहला कंसिक्वेंसेस ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का जो भी प्रोसीड्यूर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट कैन बी सस्पेंडेड। थ्योरेटिकली राइट्स वहाँ पर होते हैं, राइट्स आर देयर, बट अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो कोर्ट में जाकर अपना फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी एनफोर्समेंट प्रोसीड्यूर है उसको सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है रिगार्डिंग आर्टिकल 20 एंड 21। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है तो भी आर्टिकल 20 और 21 का एनफोर्समेंट प्रोसीड्यूर कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 20 और 21 में हमारे राइट टू अरेस्ट और राइट टू लाइफ इज मेंशन रेस्पेक्टिवली। ये दोनों ही राइट्स आर्टिकल 20 एंड 21 में मेंशन है और ये दोनों राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। एंड सेकेंड कंसिक्वेंसेस ये है जो आर्टिकल 19 है जिसके अंदर से फ्रीडम्स का राइट मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी सस्पेंड हो जाता है, या फिर स्टेट ऐसा लॉ बना सकते हैं जिसके द्वारा आर्टिकल 19 को वो लोग सस्पेंड कर सकते हैं। जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, और जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होता है तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। एंड द थर्ड कंसिक्वेंसेस इज जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्योर है वो 5 years है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा का टेन्योर 1 साल में एक वक्त में एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंड फॉर 1 year एट ए टाइम। एक वक्त में उसको 1 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और अदर कंसिक्वेंसेस जो भी है वो एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है पूरे देश में या फिर किसी एक पार्ट में, तो जहाँ पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है उस जगह का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम दूसरे अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।